Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Rajpriya ma'am, is going to teach you social studies, and in this lecture we are going to continue the chapter which we started in the last lecture. आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर का ये सेकेंड लेक्चर हमें आगे के टॉपिक्स को समझाने वाला है जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट क्रिएट हुए थे इंडिया के पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कंडीशंस में उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरे एक चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और उसमें हमने इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई थी, कैसे क्रिएट हुई थी, लोगों के अंदर ये जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी वो कैसे क्रिएट हुई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जैसे ही हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो हमारे दिमाग में आता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में जो कि आपस में बैटल कर रहे हैं टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए, यानी कि अलग अलग दुनिया के हिस्से में अपना अपना कब्जा जमाने के लिए, अलग अलग ज़मीनी इलाकों पे अपना अपना झंडा गाड़ने के लिए। तो इसमें अब इंडिया का रोल कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ भले ही आपस में वॉर कर रही थी लेकिन उसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि इंडिया पे उस समय चल रहा था कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स का शासन, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देने के लिए इंडिया के लोग जो थे वो मजबूर थे क्योंकि हमारे ऊपर उनका शासन चल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुए और जो कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस थे, बहुत ही बुरे सिचुएशन थे। किस तरीके से? पॉलिटिकली हमारे ऊपर इस तरह का प्रेशर था कि हमें हमारे तरफ से हमारे लोगों को उनके सपोर्ट में वॉर करना है, बैटल जा कर के लड़ना है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर फैमिलीज से जो यंग पीपल थे वो चले जा रहे थे और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। और जब भी हमारे माइंड में वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो बहुत क्लियर एक सिनेरियो क्रिएट होता है। वॉर मतलब बहुत सारा पैसे का वेस्टेज, क्योंकि वॉर अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे खुद से जाकर के लड़ लेंगे। वॉर का मतलब होता है कि बहुत सारे आर्म्स चाहिए, एम्यूनेशन चाहिए, हथियार चाहिए और जिसके लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि वॉर इज इक्वल्स टू मनी लॉस, और मनी लॉस यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होना। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर वॉर लोन्स आ गए, यानी कि उनको लोन लेकर के भी इन वॉर्स को कंटिन्यू करना पड़ा था। और जिसकी वजह से जो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अब खर्च हो रहा है तो इनकम भी तो बढ़ाना होगा, एक्सपेंसेस को इक्विवेलेट करने के लिए इनकम को भी बढ़ाना पड़ता है। अब इनकम कहाँ से होगा? इनकम का एक ही जरिया तो था उस समय, टैक्स। तो उन्होंने टैक्स और रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से इंडिया में जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने लगे। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड। वॉर ईयर्स के दौरान कमोडिटीज़, जो नेचुरल ज़रूरत की चीज़ें थी, जो रेगुलर ज़रूरत की चीज़ें थी, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जो 1913 से 1918 वाला टाइम पीरियड था उस बीच में तो कमोडिटीज़ की प्राइस ट्वाइस हो गई, दुगनी हो गई। यानी कि कुछ एक साल, करीबन 5 साल के बीच में ही चीज़ों की कीमतें जो थी दुगनी हो गई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप को फेस करना पड़ा। दैट लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल थे उनके लिए ज़रूरत की चीज़ों को अक्वायर करना पाना या उसे इकट्ठा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन गया। एंड यही सिचुएशन थी जो आगे जाकर के इकोनॉमिक क्राइसिस को लीड कर रही थी। अब एक दूसरा एस्पेक्ट भी था उसी टाइम पे। अभी हमने डिस्कस किया कि जो फार्मर्स थे उनकी फैमिली के जो यंग मेंबर्स हुआ करते थे उनको आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था ताकि वो वहाँ जाकर के बैटल्स में पार्टिसिपेट करें। अगर कोई फैमिली मेम्बर अपने किसी मेंबर को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री नहीं होते थे तो उन्हें फोर्स किया जाने लगा कॉलोनियल रूल के तरफ से। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करने लगे। दिस टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। व्हाट इज़ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट? तो फोर्सफुली जब यहाँ के यंग लोगों को, यंग पीपल को आर्मी में भर्ती कराया गया ताकि वो बैटल में पार्टिसिपेट कर सके, वॉर में पार्टिसिपेट हो, तो उस तरह के रिक्रूटमेंट को कहा गया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट।
ठीक है। इसकी वजह से जो विलेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होने लगे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह का जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो रूरल एरियाज से हो रहा था। वहाँ से सोल्जर्स को सप्लाई करने का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाने लगा, और जिसकी वजह से विलेजर्स के अंदर, स्पेशली विलेजर्स के अंदर, रूरल एरियाज़ में लोगों के अंदर एंगर बहुत ज़्यादा भर गया। डिसकंटेंट इतना क्रिएट हो गया कि हम कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड एंगर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और फिर फाइनली 1918-19 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, या 1920-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उस टाइम पे इन 2 साल में क्रॉप्स भी फेल हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा हार्वेस्ट भी नहीं कर पाए फार्मर्स, और जिसका उनके ऊपर एक अलग तरह का बर्डन क्रिएट हो गया। ये 2 साल जो क्रॉप्स का फेल्यूर था वो फूड शॉर्टेज में कन्वर्ट हो गया। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर फसल ख़राब होगी तो फूड का जो अनाज का जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, तो फूड शॉर्टेज होगा, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। और तो और उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई। किस्मत हम कह सकते हैं इस चीज़ को, उस टाइम के लोगों की इतनी बुरी थी कि फूड शॉर्टेज, वॉर, और इनके साथ में एक एपिडेमिक भी क्रिएट हो गया, एक महामारी भी फैल गई, और वो बीमारी थी इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी भी हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उस टाइम का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 1921 की, उसके अकॉर्डिंग 12 to 13 मिलियन पीपल की डेथ हो गई। बहुत सारे लोग जो है कह सकते हैं बीमारी से, भूख से ग्रसित होकर के मारे गए, और जिसकी वजह से एक फेमाइन लाइक सिचुएशन, एक प्राकृतिक इतनी बड़ी आपदा का क्रिएशन हो गया जो एपिडेमिक में कन्वर्ट हो गया। नाउअडेज एपिडेमिक वर्ड का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एपिडेमिक हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो पीपल जो एक तरफ से उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, कॉमन पीपल की, चलो अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया 1918-19 में, बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों की जो सारी उम्मीदें थी वो वैसे की वैसे ही रखी रह गई, और जो उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना था वो हुआ नहीं। ऐसे सिचुएशन में उनके सामने आते हैं एक नए लीडर, और जो उनके सामने रखते हैं एक अलग सा नज़रिया। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. आज़ादी को पाने के लिए, फ्रीडम को पाने के लिए, कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाने के लिए एक नए तरह का टूल या आइडिया या कॉन्सेप्ट वो उन्हें सजेस्ट करते हैं, और वो आइडिया होता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? क्वेश्चन मस्ट बी कॉइनिंग इन योर माइंड। आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सत्याग्रह होता क्या है, और ये कौन सा ऐसा लीडर था जो इस पॉइंट पे आकर के लोगों के लिए एक नई उम्मीद के तौर पे क्रिएट हुआ था या सामने आया था। तो वो लीडर थे महात्मा गांधी। ओके, 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी रिटर्न आए थे, और वो वहाँ के बहुत ही ऑपरेसिव जो रेसिस्ट रेजिम थी उनसे लड़ करके अपने जो सत्याग्रह का मूड था उसके ज़रिए वहाँ के लोगों को उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा करके रिटर्न ही आए थे। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने इंडिया की जो ट्रैवल किया, यहाँ की जो जर्नी की, और उससे जो उन्हें समझ में आया तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम कि मुझे अपने लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा और इनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने ये जो उनका वेपन था, सकते हैं उनका वेपन ही था सत्याग्रह, क्योंकि इसी टूल के जरिए तो उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स को ब्रिटिशर्स से मंजूर भी करवाया। तो यहाँ भी वही मेंशन किया गया है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वहाँ के जो रेसिस्ट रेजिम थी उनसे लड़ने के बाद वो यहाँ रिटर्न आए, और वहाँ से वो अपने साथ लेकर के आए अपना एक बहुत ही अच्छा सा नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह। ओके, नाउ द क्वेश्चन राइजेस हियर, व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो पहले ये समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं सत्याग्रह की तो हमारे दिमाग में ये आता है दो टर्म, सत्याग्रह दैट इज होल्डिंग अपॉन ट्रुथ, सच्चाई पे टिके रहना, सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ना। सत्याग्रह इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सत्याग्रह क्या है? एक ऐसा रेजिस्टेंस का फॉर्म है जिसमें वायलेंस को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, वायलेंस को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि एक सिविल रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन है, जो भी आपके ऊपर किसी भी तरह का शोषण कर रहा है, उसके सामने आप सीधे के सीधे इस बात को रखो कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और इसके लिए आपको किसी भी तरह के वायलेंस का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। समवन हु प्रैक्टिसेस सत्याग्रह
इज अ सत्याग्रही। कोई भी ऐसा पर्सन जो सत्याग्रह के मेथड को अडॉप्ट करता है, इसको प्रैक्टिस करता है, दैट पर्सन विल बी नोन एज सत्याग्रही। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट सत्याग्रह के बारे में थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि आपका एक टॉपिक ही है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। किसने कॉइन किया था? गांधी जी ने। कब कॉइन किया था? साउथ अफ्रीका से रिटर्न आने के बाद में। सत्याग्रह क्या होता है और इसमें लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्लियरली सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नोबल सर्च ऑफ ट्रुथ। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि हम सच्चाई की ताकत को यूज़ करते हैं और सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं नॉन वायलेंट तरीके से। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight. सत्याग्रह में जोर दी जाती है इस बात पे गांधी जी की तरफ से उस टाइम पे कि अगर हमारा जो एम है वो सही है, अगर हमारा जो पक्ष है वो सच्चा है और हमारा तरीका अगर सही रखना है हमें, तो हमें वायलेंस को अवॉइड करना होगा। हम किसी भी तरीके से वायलेंस का, फिजिकल पावर का यूज़ नहीं करेंगे। और वो क्लियरली कह रहे थे कि अगर हमें हमारे ऑपरेसर से, हमारे ऊपर जो भी जो भी ताकतें हमारा शोषण कर रही है, हमें अगर उससे लड़ना है तो हमें किसी भी तरीके से इन मेथड्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कौन से मेथड्स? वायलेंस वाले मेथड्स, ठीक है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस, बिना बदले की भावना रखे हुए, बिना एग्रेसिव हुए, एक सत्याग्रही अपने नॉन वायलेंस के मेथड से किसी भी सिचुएशन को जीत सकता है, ऐसा उनका मानना था। और यही थॉट वो प्रोपगेट कर रहे थे, इसी थॉट का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियसनेस। अब उनका ये कहने का मतलब था कि हम ये बिना वायलेंस किए हुए अपने जो डिमांड है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो उनका तरीका ये था कि हमारा जो ऑपरेशन है, जो हमारे ऊपर हमारा शोषण करने का काम कर रहा है, हमें उसके सामने सच्चाई रखनी होगी एंड वी हैव टू लेट देम फील द पेन ऑफ आवर कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी के पेन को उन्हें फील करने देना होगा, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा कि ये वाकई में प्रॉब्लम है जिसे आप अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है, आपको इस बात का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी जब उन्हें एहसास होगा इस चीज़ का, तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप देंगे, ये उनका मानना था। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। इट इज़ रिटन हियर ऑल्सो कि उनको हमें मनाना पड़ेगा, उन्हें हमें परसुएड करना पड़ेगा कि वो सच्चाई को देखे, उसे एक्सेप्ट करे और इसे अवॉइड करने के बजाय इसका सॉल्यूशन ढूंढे, सॉल्यूशन अप्लाई करे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और उनका मानना ये था कि यही वो मेथड है जिसके जरिए फाइनली सच्चाई जीत सकती है। Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि ये नॉन वायलेंस वाला जो रास्ता है ये सभी इंडियंस को यूनाइट भी कर सकती है। नाउ जब हम सत्याग्रह के आइडिया को, कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स दिए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह के बारे में अगर आपको आंसर लिखना है तो इनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो ईयर है 1917 एंड 1918, ठीक है। 1917 में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, 1918 में 1 इंसिडेंट हुआ है। और ये कौन से इंसिडेंट थे, लेट अस डिस्कस। तो गांधी जी जब रिटर्न आए तो उसके बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह के थॉट को लोगों के बीच में समझाने, बताने, प्रोपगेट करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद में उनके लिए खड़े होना भी शुरू किया। और इस मेथड में उन्होंने सबसे पहले 1917 में बिहार में चंपारण नाम की जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो जगह थी, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके सपोर्ट में सत्याग्रह किया। ओके, After arriving India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movement in various places. बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह किया। जो सबसे पहला सत्याग्रह किया उन्होंने वो 1917 में बिहार के चंपारण जगह में किया। और वहाँ पे उन्होंने जो इंडिगो की खेती करने वाले जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके सपोर्ट में ये सत्याग्रह किया, क्योंकि फोर्सफुली वहाँ के फार्मर्स से इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी ब्रिटिश रूल के तरफ से। जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल रूल थी, उनके तरफ से फोर्सफुली उनसे ये खेती करवाई जा रही थी। और इफ़ यू नो देन गुड, इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू।
इंडिगो की खेती करने से जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो बहुत तेज़ी से घटती है और कंटिन्यूसली इंडिगो की खेती करने में अगर फार्मर्स लगे रहते तो वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का, क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे जिससे वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर सके। तो उनके लिए क्या हो रहा था, फूड क्रॉप्स की कमी हो जा रही थी और उनका जो विलेजेस का जो सेल्फ सफिशिएंसी वाला सिचुएशन था, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो अपने खेतों में उगा लेते थे, ये कंडीशन भी डिसमेल होते जा रहा था। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे और इस चीज़ को महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के थ्रू वहाँ के जो रूलर्स थे उनकी नज़र में लाया। देन 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक सत्याग्रह किया और वहाँ पे उन्होंने ये सत्याग्रह किया वहाँ के जो पेजेंट्स थे, वहाँ के जो किसान थे, उनके सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो किसान जो थे उस टाइम के क्रॉप फेलियर से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पे प्लेग नाम की एक बीमारी भी, महामारी भी फैल गई थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। तो एक तो क्रॉप फेलियर, ऊपर से प्लेग हो गया। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो फार्मर्स थे वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे कि वो किसी भी तरह का टैक्स पे कर सके, किसी भी तरह का रेवेन्यू सबमिट कर सके। और जो रूलर्स थे, उनके जो टैक्स कलेक्टर्स थे, वो तो इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं थे। तो इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पे उन पेजेंट्स के सपोर्ट में सत्याग्रह किया और उनके डिमांड को वहां तक पहुंचाई कि दे आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का डिमांड है उसको, उसमें छूट दी जाए, रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो फार्मर्स वापस से सिचुएशन को ठीक करके अपने फार्मिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ा सके। एंड देन इन 1918 अहमदाबाद में उन्होंने तीसरा सत्याग्रह किया। द थर्ड सत्याग्रह डन बाय गांधी जी वाज डन इन 1918 इन अहमदाबाद। और यहाँ पे इन्होंने ये सत्याग्रह किया एक ऐसा सिचुएशन को डील करने के लिए जिसमें कि वो कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक बैक स्टोरी आपको थोड़ी सी ज़रूर पता होनी चाहिए कि क्यों वो कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज एंड मिल्स सेटअप हो गए थे टेक्सटाइल के, ठीक है। इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले इंडिया का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में हुआ करता था। यहाँ का मसलिन क्लॉथ, यहाँ का जो कॉटन का कपड़ा हुआ करता था, टेक्सटाइल हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। इवन वहाँ के जो मोनार्क हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो भी यहाँ के कपड़ों से बने हुए ड्रेसेस को पहनना बहुत पसंद करते थे। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब था फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूरोप में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होने लगा कि इंडिया के जो वेवर्स थे, बुनकर थे, उनके लूम्स में, हैंड लूम्स में बनाया हुआ जो फैब्रिक था वो महंगा होने लगा। एक तो कॉस्ट में कंपटीशन, उसके बाद जो यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने यहाँ के मार्केट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे गलत रास्ते कह सकते हैं यूज़ किए, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के लॉ एंड एक्ट पास करवाए और यहाँ के वेवर्स, बुनकर और टेक्सटाइल मार्केट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया, जिसकी वजह से यहाँ के कॉटन मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये सिचुएशन हिट किया इकोनॉमिकली, और इसकी वजह से वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद में 1918 में महात्मा गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह किया। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो फ्रॉम दिस टॉपिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सत्याग्रह। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट एक्ट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नीड के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ समझ में आया हो और आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो। विद दिस होप कि आप आगे भी कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।